हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 25 जुलाई प्री के एग्ज़ाम के लिए हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज थर्ड पार्ट है। आज हमने पंचायती राज व्यवस्था जो मध्य प्रदेश में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है उस टॉपिक को शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और ये वर्तमान स्वरूप में आने के पहले यह किस रूप में मध्य प्रदेश में कार्य कर रही थी, हम वहाँ से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके विकास को देखते हैं। तो यह विकास जो है दो तरह से हुआ है, एक ब्रिटिश कालीन और एक स्वतंत्रता के बाद। तो ब्रिटिश काल में देखेंगे तो यह इसके 3 चरणों में मैंने बांटा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। 1772 से 1882, दूसरा 1883 से 1992 और तीसरा है 1922 से 1947 तक। तो प्रथम चरण में क्या था, 1864 में, ये 1772 से 1882 के बीच में 1864 में नागपुर में एक नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी और ऐसे ही दूसरे नगरों में भी परिषदें स्थापित की गई थी। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें जो 1883 से 1922 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी में जो लॉर्ड रिपन है, इसकी भूमिका आती है। और लॉर्ड रिपन ने देश में स्वशासन को बढ़ाने के लिए स्वशासन अधिनियम 1883 यहाँ पारित करवाया गया था, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत में स्वशासन संस्थाओं, ग्रामीण और नगरीय दोनों का विकास किया जाना अपेक्षित था। तीसरे चरण में देखते हैं 1922 से 1947। ये सिर्फ आप जस्ट एक फैक्ट है, थोड़ा सा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 1922 से 1947 के बीच में देखेंगे तो इस पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो 1935 इसका प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन इसके पूर्व 1920 में जो होलकर स्टेट था, उसके द्वारा अपने यहाँ पंचायती कानून लागू किया गया था, जिसे देख करके ग्वालियर स्टेट, देवास, धार, नरसेगढ़ आदि रियासतों द्वारा भी पंचायत कानून लागू किए गए थे। वहीं बात करें स्वतंत्रता के बाद, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी दो फेज हैं। एक है 1956 से पूर्व और एक 1956 के बाद, क्योंकि 1956 में ही मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश के लिए जो पंचायती राज कानून बना था, वह पंचायती राज अधिनियम 1946 से पारित किया गया था और 1947 में लागू किया गया था। दूसरा थी जनपद योजना। जनपद योजना जो है, यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके तहत जो विकेंद्रीकरण मॉडल अपनाया गया था, उसी को ध्यान में रख करके लागू की गई थी। इसे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा तैयार किया गया था, जो कि तत्कालीन प्रांतीय सरकार में स्वशासन मंत्री थे, और यह 1 जुलाई 1948 से लागू की गई थी। अब आगे देखते हैं बाद में क्या हुआ। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा कि आज़ादी के बाद देश में रियासतों को और क्षेत्रों को कई पार्ट में बांट दिया गया था, पार्ट ए, बी, सी में। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ जो मध्य प्रदेश के अस्तित्व के पूर्व भी कुछ जो रियासतें थीं, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, जैसे महाकौशल, भोपाल, मध्य प्रांत, सिरोंज, विंध्य प्रदेश। तो इन सभी में पंचायत की क्या व्यवस्था थी, हम वो देखते हैं। तो जैसे महाकौशल है, यह पार्ट ए में था, और आप सभी जानते हैं पार्ट ए में क्या क्या था। पार्ट ए में थे सीपी एंड बरार। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और जिसकी राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी में था मध्य भारत, जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा थी, और पार्ट सी में ही भोपाल स्टेट था, जिसकी राजधानी भी भोपाल थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं पहले महाकौशल प्रांत कि महाकौशल प्रांत में क्या था। तो यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1946 पारित हुआ और जो 1947 में लागू हुआ, और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की स्थापना की गई। भोपाल में नवाब के शाही आदेश से 1947 में एक ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। बाद में भोपाल राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1952 पारित हुआ और जो 1953 में लागू हुआ। यह जस्ट याद करने के लिए थोड़ा सा है। और आगे देखते हैं मध्य भारत। मध्य भारत जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी, यह पार्ट बी का भाग था, और इसमें मध्य भारत पंचायती अधिनियम 1949 लागू किया गया। और इसकी क्या विशेषता थी, त्रिस्तरीय पंचायती मॉडल था, वयस्क मताधिकार पर आधारित था हुआ है, और गुप्त मतदान पर आधारित था।
आगे विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा थी और यह पार्ट सी में था। इसमें ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 लागू किया गया, पारित किया गया, जो कि 1951 में लागू हुआ। वहीं सिरोंज, सिरोंज हालांकि 1956 से मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, लेकिन 1956 से पूर्व राजस्थान का यह भाग था, जब जहां पर राजस्थान पंचायती अधिनियम लागू था। आगे देखते हैं, 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हो गया, तब पंचायती राज व्यवस्था की क्या स्वरूप था मध्य प्रदेश में। तो तत्कालीन जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और उसी लाइन में मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, और इसने 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, और इसी के आधार पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 में ही पारित किया गया और लागू भी हुआ। हालांकि इसके बाद सिर्फ ग्राम स्तर पर ही, पंचायती स्तर पर ही चुनाव हो पाए, और 1997 में फिर जनता सरकार बनी और फिर इलेक्शन हुए। बाद में मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 लाया गया, और फाइनली 1985 में, अक्टूबर 1985 में मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू होती सर्वप्रथम। आगे देखते हैं, जो 73वां संविधान संशोधन आया और जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थापित हुई, तो इसके तहत 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश के राज्य विधानसभा में पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 दिसंबर को अगले दिन पारित कर दिया गया। यह डेट आप जरूर ध्यान रखें, 29 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, 30 दिसंबर को पारित किया गया, 24 जनवरी 94 को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी, और 25 जनवरी 1994 को यह लागू हो गया। और इसमें कुछ प्रावधान थे, उन महत्वपूर्ण प्रावधान को हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, या विकास खंड स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार वित्त आयोग का गठन, जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, 14 जून 1994 को, यह डेट आप जरूर याद रखें, 14 जून 1994 को स्थापित हुआ था। यह जो संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत हुआ था। आप सभी जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के लिए भाग 9 में 243 से 243 ओ तक, या फिर हिंदी में बोले तो 243 अड़ा तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसी में 243 आई के तहत राज्य पंचायत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। 2017 में 5वां राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था। इसी के तहत ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 को, यह प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग था, इसका गठन किया गया था। ये डेट आप जरूर ध्यान रखें, 14 जून 1994 को राज्य वित्त आयोग, और 19 जनवरी 1994 को निर्वाचन आयोग। और बाद में फिर इसी आयोग के द्वारा चुनाव भी करवाए गए। तो प्रथम चुनाव अप्रैल 1994 में हुए। तीनों स्तर पर महिलाओं, SC ST वर्ग को आरक्षण दिया गया है मध्य प्रदेश में, और जो OBC का आरक्षण है, यह राज्य विधानमंडल को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं, राइट टू रिकॉल। यह मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर लोकल गवर्न एक मिनट हाँ, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर यह लोकल गवर्नमेंट जो है, जो स्थानीय स्वशासन है, यहां पर राइट टू रिकॉल को लागू किया गया है। तो किसके लिए लागू किया गया है? सरपंच और पंच के लिए। सरपंच और पंच के लिए लागू किया गया है। इसे कौन लेके आएगा? यह संबंधित क्षेत्र के जो मतदाता हैं, 1/3 मतदाता हस्ताक्षर करके देंगे। और आधार क्या है? कोई भी पंच या सरपंच अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो ये लाया जाएगा। अच्छा, इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो 1/3 मतदाता हस्ताक्षर युक्त आवेदन सक्षम प्राधिकारी को देंगे। उसके बाद वह प्राधिकारी गुप्त मतदान आयोजित करवाएगा। गुप्त मतदान में 1/2 से ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा,
1/2 जो मतदाता हैं उनके द्वारा अगर इसके समर्थन में किया जाता है, राइट टू रिकॉल का समर्थन किया जाता है, तो तत्काल ही सरपंच और जो पंच है उन्हें अपना पद त्यागना होगा। और हालांकि सरपंच और जो भी पंच होंगे जिनके विरुद्ध राइट टू रिकॉल लाया जाएगा, वे जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे और 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब प्राप्त होगा। राइट टू रिकॉल नहीं लाया जाता है किसके खिलाफ? उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरुद्ध नहीं लाया जाता। ये आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही अगर किसी भी जो पंचायत का कार्यकाल है वह 6 माह का बचा हुआ है या फिर इलेक्शन के बाद 2.5 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, तो राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और सर्वप्रथम यह अनूपपुर में लाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की जो रीढ़ है वह है यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सबसे ग्रास रूट लेवल पर है ग्राम पंचायत। तो 1000 की आबादी पर यह गठित होगी। एक या अधिक से गांव इसके अंदर आ सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जनता डायरेक्ट चुनेगी सरपंच और पंचों को। साथ ही इसमें जो वार्ड होंगे वो 10 से 20 हो सकते हैं। सरपंच को यह ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो ग्राम निर्माण समिति और जो ग्राम विकास समिति है, सरपंच जो भी चुनाव में विजित होगा, जो भी सरपंच बनेगा, वह इसका पदेन अध्यक्ष होगा। और इस पर एक पंचायत में एक सचिव स्तर का भी अधिकारी होगा, सरपंच को कार्य करने में सहायता करने के, मतलब कार्य में सहायता देने के लिए। साथ ही अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राम सभा के कौन सदस्य हो सकते हैं। तो जो भी ग्राम पंचायत है उसके सभी वयस्क व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया, इवन यूपीएससी में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 4 सभाएं जरूर होना चाहिए, ऐसा मध्य प्रदेश में प्रावधान है। और जो प्रथम बैठक होगी उसका स्थान, समय, तिथि का निर्णय सरपंच द्वारा किया जाएगा। हालांकि जो बाद की जो बैठकें होंगी उसका निर्णय सभा द्वारा किया जाएगा। और ग्राम पंचायत का सचिव ही, जो ये ग्राम पंचायत है इसका सचिव ही ग्राम सभा का सचिव भी होगा। और इसके कार्य 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। हम सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद एक अनुसूची जोड़ी गई, वो है 11वीं। और 74वें संविधान संशोधन के बाद एक अनुसूची जोड़ी गई, वो है 12वीं। तो 11वीं जो अनुसूची है वह जो पंचायत है उनके कार्य दिए गए हैं, उन्हें कार्यों के विषय बताए गए हैं, जो कि 29 हैं। और जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें जो भी नगरीय निकाय हैं इनको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। आप ये संख्या जरूर याद रखें। इसमें पंचायत के लिए 29 हैं और नगरीय निकायों के लिए 18 हैं। और तो कार्य क्या क्या है? गांव में सफाई रखना, सड़क, कुआं, शौचालय का निर्माण करवाना, हाट बाजार मेलों का आयोजन करवाना, प्रौढ़ शिक्षा आदि की व्यवस्था करना। आगे देखते हैं। जनपद पंचायत जो कि मध्य स्तर है, विकासखंड स्तर पर होता है यह। इसमें 10 से 25 वार्ड होंगे और सदस्यों का चुनाव तो जनता द्वारा होगा, लेकिन अध्यक्ष जो होंगे वो उन सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। मतलब वो सदस्य आपस में ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बनाएंगे। 5000 की आबादी पर एक वार्ड होगा, लेकिन अगर 50,000 से कम आबादी है तो कम से कम 10 वार्ड होंगे। मतलब आप ये ध्यान रखें कि जनपद पंचायत पर 10 वार्ड मिनिमम होंगे इस स्तर पर, चाहे पॉपुलेशन 50,000 से कम है तो भी, क्योंकि 5,000 पर एक होंगे, 50,000 होने पर 10 तो हो रहे हैं, लेकिन अगर 50,000 से कम है तो 10 इस रेशियो में नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये नियम बना दिया गया कि कम से कम 10 जरूर होंगे, लेकिन अधिकतम जो होंगे वह 25 होंगे। इनके कार्य क्या है? वही स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, युवा एवं महिलाएं बाल विकास की देखरेख करना, कुटीर उद्योग आदि। और जो लास्ट है वह है जिला पंचायत। जिला पंचायत सर्वोच्च स्तर है और प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। सदस्यों का चुनाव वही प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जनता द्वारा होता है, लेकिन सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जो सदस्य चुन के आएंगे वह आपस में ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे। वार्ड 10 से 35 होंगे। हमने पहले देखा था पंचायत में 10 से 20, जनपद में 10 से 25 और इसमें 10 से 35। तो ये आप ध्यान रखें कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है।
ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। ऐसे यहाँ पर भी मिनिमम 10 तो होंगे, लेकिन मैक्सिमम 35 होंगे। और वहाँ पर 1000 की आबादी पर था, फिर बाद में जनपद में 5000 की आबादी पर है, और यहाँ पर क्या है, 50,000 की आबादी पर एक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब एक वार्ड होगा। हालांकि 5 लाख से अगर आबादी कम होती है तो कम से कम 10 अवश्य होंगे। सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा नंबर ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कार्य क्या हैं? जनपद को सहायता देना, खेलकूद की गतिविधियों का संचालन, विकास, रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन आदि। बहुत कार्य हैं, तो ये कुछ कार्य आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से प्रारंभ हुई और वर्तमान में किस तरह से कार्य कर रही है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आज हमारा 3rd एडिशन था, और हमारी कोशिश है कि लगातार आपको इसी तरह से रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक उपलब्ध कराए जाते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का, और खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।